इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में घोटाले का मामला। 4 मुलाजमीन के जरिए कागजों पर खरीदी गई चीजें और अलग अलग कंपनियों को की गई है पेमेंट। आईपी एक्सटेंशन थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान ने एफआईआर दर्ज कराई है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में घोटाले का ये पूरा मामला है। 4 मुलाजमीन के जरिए कागजों पर चीजें खरीदी गई है और अलग अलग कंपनियों को पेमेंट की गई है। आईपी एक्सटेंशन थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है। चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में घोटाले का मामला सामने आया है। 4 मुलाजमीन के जरिए कागजों पर चीजें खरीदी गई है और अलग अलग कंपनियों को पेमेंट की गई है। आईपी एक्सटेंशन थाने में एफआईआर दर्ज कराई है और ये एफआईआर दर्ज कराई है चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान ने। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुरम इस वक्त जुड़ चुके हैं। खुरम, आपसे तफसीलात चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, जिस तरह से ये मामला सामने आया है उससे साफ है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है, क्योंकि कमीशन के जो चेयरमैन है डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान, उन्होंने आईपी स्टेट थाने में बाज़ाब्ता एफआईआर दर्ज कराई है। 17 सितंबर को एफआईआर दर्ज कराई गई थी और उन्होंने इस बात को मीडिया से दूर रखा था। लेकिन उसके बाद पुलिस जराये से ये खबर लीक हुई और अब ये बात सामने आ रही है। तकरीबन 27 तरह की चीजें खरीदी गई थी और उसमें मुख्तलिफ कंपनियों के बिल दिखाए गए, लेकिन वो चीजें कमीशन में कभी पहुंची ही नहीं। इसके बाद एक जायजा और भी लिया गया है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, अलमारियां हैं, प्रिंटर्स हैं और एसी है। इस तरह की चीजें भी कमीशन के दफ्तर से गायब हुई हैं। तो जिस तरह से घोटाला हुआ है ये बात सामने आ रही है और पुलिस इस मामले की अब तक जांच कर रही है। 4 जो मुलाजमीन है, बड़े अफसर हैं कमीशन के, वो इस मामले में मुलव्विस बताए जा रहे हैं और उनकी बाज़ाब्ता तौर पर उनके नाम से शिकायत दर्ज की गई है। तो ये पूरा मामला एक बहुत ही कहना चाहिए कि खतरनाक है। इससे पहले जो कमीशन के एक और सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनके खिलाफ भी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान ने शिकायत दर्ज कराई थी, एलजी से शिकायत की थी। अब ये दूसरा मामला है। तो किस तरह की गड़बड़ियां सरकारी दफ्तर में होती हैं, कागजों पर चीजें खरीदी जाती हैं और पेमेंट कर दी जाती है, उसका एक बड़ा नमूना ये पूरा मामला है। जी खुरम, जो 4 मुलाजमीन इस पूरे मामले में सामने आए हैं, जिनके जरिए बताया गया है कि खरीदारी हुई है, क्या उनसे पुलिस पूछताछ करना शुरू कर दी है? देखिए, अभी तक इस मामले में किसी तरह की पूछताछ की बात सामने नहीं आई है, लेकिन क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर एक विजिट हुआ है कमीशन के दफ्तर में, वहां पर चीजें मौजूद नहीं पाई गई हैं और तो इस मामले में एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर ली है और जल्द ही हो सकता है इस मामले में जो पूछताछ के लिए इन तमाम मुलाजमीन को, अफसरान को वो दिल्ली पुलिस अपने पास बुला ले। लेकिन अभी तक क्योंकि सीधे तौर पर कोई ऐसा मुजरिमाना मामला नहीं है, इसलिए उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और अभी तक पूछताछ की बात भी सामने नहीं आई है, क्योंकि ये मामला दिल्ली के जो एलजी अनिल बैजल हैं उनके पास गया है और वहां पर जो है इस मामले को देखा जा रहा है और वहां से जिस तरह की हरी झंडी मिलेगी, क्योंकि सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस एलजी के अंडर में आती है, दिल्ली हुकूमत के तहत नहीं है। तो इस तरह से इस मामले को आप समझ सकते हैं और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द इस मामले में कार्रवाई होगी। खुरम, दूसरा मामला है ये ऐसा, तो नेग्लिजेंस का जो नज़र आ रहा है कि जो अथॉरिटीज़ है उनकी नेग्लिजेंस है इस पूरे मामले को लेकर के प्रॉपर जो है तवज्जो नहीं दी जा रही है, तब जाके इस तरह के मामले जो है पेश आ रहे हैं। देखिए, सरकारी अफसरान किस तरह से सारी गड़बड़ियां करते हैं और वो उसकी एक मिसाल है और कहना चाहिए कि हालांकि कमीशन का बहुत बड़ा बजट भी नहीं है, लेकिन छोटी छोटी सी चीजें वो 27 तरह की चीजें खरीदी गई और अलग अलग कंपनियों से खरीदी गई और उसके बाद वो कमीशन के दफ्तर तक पहुंची ही नहीं। इसके अलावा जब कमीशन पे विजिट किया जाता है तो अलग अलग तरह की एसी है, चेयर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, इस तरह की चीजें वो कमीशन के दफ्तर से गायब पाई जाती हैं। तो एक तरह से पूरी तौर से बेईमानी
का मामला है ये, और ये बेईमानी अब क्योंकि सामने आ गई है। कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान ने बाकायदा तौर पर खुद शिकायत दर्ज की है और वो जल्द ही इस मामले में मीडिया से भी बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस पूरे मामले को मीडिया से दूर रखने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी ये मामला से सामने आ गया है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अब बहुत जल्द इस मामले में जो है वो सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी। बिल्कुल खुर्रम, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। IIT मद्रास में तकसीम असनाद का प्रोग्राम जारी है, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे हैं। आइए सीधा रुख करते हैं। Imagine their pride and joy. They have struggled, they have sacrificed to bring you to this juncture in your lives. They have given you your wings so that you can take flight. This pride is also reflected in the eyes of your teachers. They have created, through their untiring efforts, not just good engineers, but also good citizens. I also want to highlight the role of the support staff, the silent, behind the scenes people who prepared your food, kept the classes clean, kept the hostels clean. In your success, they too have a role to play. Before moving on, I urge my student friends to join me to applaud your teachers, parents and support staff with standing ovation. Friends, this is a remarkable institution. I am told that here the mountains move and the rivers are stationary. We are in the state of Tamil Nadu, which has a special distinction. It is home to the oldest language in the world, Tamil. And it is home to one of the newest languages in India, the IIT Madras Lingo. There is a lot that you will miss. You will surely missing Sarang and Shastra. You will miss your wingmates. And there are something you will not miss. Most notably, you can now buy top quality footwear without any fear.
You are indeed fortunate. You are passing out such a fantastic institute at a time when the world is looking at India as a land of unique opportunities. I have just returned from America. During this visit, I met many heads of state, business leaders, innovators, investors. In our discussions, there was one thread common. It was optimism about new India. And confidence in the abilities of the young people of India. Friends, the Indian community has made a mark for itself all over the world, especially in science, technology and innovation. Who is powering this? Lot of them are your IIT seniors. Thus, you are making brand India stronger globally. These days, I interact with young officers clearing up the UPSC exam. The number of IIT graduates will surprise both you and me. Thus, you are also making India a more developed place. And go to the corporate world and you will see many who studied in IIT. Thus, you are also making India more prosperous. Friends, I see the foundations of the 21st century resting on three crucial pillars of innovation, teamwork and technology. Each of these complement each other. Friends, I just came from the Singapore India Hackathon. Their innovators from India and Singapore were working together. They were finding solutions to common challenges. All of them devoted their energies towards one direction. These innovators came from different backgrounds. Their experiences were different, but all of that merged towards creating solutions that help not only those in India and Singapore, but also to the world. This is the power of innovation, teamwork and technology. It benefits not a select few, but everyone. Today, as India is inspiring to become a $5 trillion economy, your innovation, aspiration and application of technology will fuel this dream. It become the bedrock of India's big leap into the most competitive economy. Friends, IIT Madras is a prime example of how a decade-old institution can transform itself to meet the needs and aspirations of the 21st century.
A little while ago, I visited the research park established on campus. This is the first such effort in the country. IIT मद्रास में वज़ीर-ए-आज़म खिताब कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 2002 में आबरूरेज़ी का शिकार हुई बिल्किस बानो की अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो बिल्किस बानो को 50 लाख रुपया मुआवजा, नौकरी और घर फराहम करे। अदालत ने गुजरात हुकूमत को 2 हफ्तों के अंदर बिल्किस को मुआवजा देने को कहा है। ख्याल रहे कि सन 2002 में गुजरात फसादात के दौरान दाऊद के नजदीक रंधीकपुर गांव पर हुजूम ने हमला किया था। हमले में बिल्किस की वालदा, छोटी बहन और दीगर रिश्तेदार मारे गए थे। दंगे से संबंधित याचिका बिल्किस बानो की थी, जिस याचिका में ये मांग की गई थी कि उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। हालांकि अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए का मुआवजा, सरकारी आवास और सरकारी नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की अभी तक कोई भी पालन नहीं किया गया था, जिसके बाद अवमानना याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। आज मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को 2 हफ्ते के भीतर बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए का मुआवजा, सरकारी घर और सरकारी नौकरी देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से यह भी कहा है कि 2 हफ्ते के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में अपना एक हलफनामा दाखिल कर ये बताएं कि उनके आदेश का पालन किया गया या फिर नहीं। कैमरामैन वैभव के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला की हिरासत को चैलेंज करने वाली अर्जी खारिज कर दी है। हाल ही में अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी PSA एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया था। अब फारूक अब्दुल्ला अब जहां भी रहेंगे वो आर्जी जेल होगी। आपको बता दें कि MTM के लीडर वाइको ने अपने करीबी दोस्त फारूक अब्दुल्ला की हिरासत के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में हब्स बेजा की अर्जी दाखिल की थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल MDMK के नेता वाइको ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये कहा था कि फारूक अब्दुल्ला को जो नजरबंद है कश्मीर में, उनको फिलहाल निकाला जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए ये कहा कि फारूक अब्दुल्ला पब्लिक सेफ्टी एक्ट के मुताबिक नजरबंद हैं, लिहाजा उन्हें रिलीज नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल MMDMK के जो नेता हैं वाइको, उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आप अप्रोप्रिएट अथॉरिटी में अपील करें। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से फारूक अब्दुल्ला को राहत नहीं मिली है। वहीं तमाम जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर को लेकर लंबित थीं, उन तमाम याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर की संविधान पीठ यानी कि जो कल सुनवाई करने वाली है, उन तमाम पीठ को ट्रांसफर कर दिया है। अब संविधान पीठ कश्मीर से जुड़े तमाम मुद्दों की सुनवाई करेगी। कल से जस्टिस रमन्ना की बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। जस्टिस रमन्ना की बेंच कल जब इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी, उस याचिका में जो मेन मामला है वो यही है कि 370 जो संवैधानिक रूप से हटाने की बात याचिकाकर्ता बार बार कर रहे हैं, क्या वो फैसला सरकार द्वारा लिया गया सही है या फिर नहीं। कैमरामैन वैभव के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। पंजाब यूनिवर्सिटी के जरिए उर्दू को गैर मुल्की जबान के शोबे में शामिल किए जाने की शदीद मुखालफत की जा रही है। यूनिवर्सिटी के इस फैसले की शोबे उर्दू ने भी मजम्मत की है। अब इस मामले पर पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने यूनिवर्सिटी के फैसले पर हैरत का इजहार किया। अमरिंदर सिंह ने कहा कि उर्दू हिंदुस्तान की दीगर बड़ी जबानों की तरह है। उन्होंने कहा कि वो इस पूरे मामले पर यूनिवर्सिटी के चांसलर और सेनेटर से बात करेंगे और फैसले पर नजरसानी करने को कहेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी के जरिए उर्दू जबान को गैर मुल्की जबान करार दिए जाने के मंसूबे पर NCPUL के नायब चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अख्तर ने सख्त रद्दअमल का इजहार किया है। रांची में न्यूज़ 18 उर्दू से खसूसी बातचीत में उन्होंने इस मामले के खिलाफ वजारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल को मकतूब रवाना करने की बात कही है। हमारे नुमाइंदे नौशाद आलम ने खसूसी बातचीत की। आप देखिए बातचीत। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। सिटी के ज़रिए उर्दू ज़ुबान को गैर मुल्की ज़ुबान करार दिए जाने की तजवीज़ है, मंसूबा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान के नायब चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अख्तर। हम उनसे बातचीत करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के इस मंसूबे पर क्या कहना आपका?
देखिए, हिंदुस्तान के आइन में जो 8वीं शेड्यूल में 22 ज़बानों को इसको हिंदुस्तान में शामिल किया गया जो कि हिंदुस्तानी ज़बान है, उसमें इस तरह की जो काम ये कर रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है। कम से कम वाइस चांसलर को ये नॉलेज रहना चाहिए कि जो कौन हिंदुस्तानी ज़बान है कौन नहीं है, और ऐसा करना किसी भी हाल में ये दुरुस्त नहीं है। और उर्दू के साथ में NCPUL के वाइस चेयरमैन होने के नाते मैं नाइंसाफ़ी होने नहीं दूंगा। इसकी वजह यह है कि आज मैं इस सिलसिले में मिनिस्ट्री में बातचीत हुई है और हो सकता है मैं मिनिस्टर से भी मिलूंगा, और मैं डायरेक्टली वाइस चांसलर को आज NCPUL की तरफ से उनको लेटर लिखने जा रहा हूं कि इसको किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि उर्दू जो है ये उनको मालूम ही नहीं है कि उर्दू का जन्म कहाँ हुआ। उर्दू हिंदुस्तान में जन्मी है, यहीं पली बड़ी है और आज पूरे दुनिया में बोली जाती है। ठीक है, स्टूडेंट्स कुछ कम हो सकते हैं, इस सूबे पे सूबे डिपेंड करता है कि वहाँ पे हिंदुस्तानी ज़बान, अब साउथ में साउथ भी बोली जाती है सेकंड लैंग्वेज के तौर पर। हिंदुस्तान के बहुत से सूबों में जो उर्दू सेकंड लैंग्वेज के तौर पर है, कहीं पर उनकी जो ज़बान है, जो उस सूबे की वो ज़बान भी उर्दू है। तो ये बात उनको भी समझना होगा पंजाब यूनिवर्सिटी को कि इसको किसी भी हाल में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है उनको, और उसको गैर मुल्की ज़बान में शामिल नहीं किया जा सकता उर्दू को, क्योंकि उर्दू यहीं जन्मी है, यहीं पली बड़ी है और यहीं की ज़बान है। और उर्दू जो है हिंदुस्तानी तहज़ीब में इसका बहुत बड़ा देन है, इस मुल्क को आज़ाद करने में उर्दू का देन है। चाहे मुल्क में इनकलाब का नारा हो भगत सिंह जी ने दिया था, या फिर आगे उर्दू को खास करके अमन व भाईचारगी के तौर पर भी लैंग्वेज को हम लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि उनके वाइस चांसलर को समझ में आ जाना चाहिए, और जो उनका मंसूबा है कि हम उसको इंटरनेशनल लैंग्वेज में शामिल करें, गैर मुल्की ज़बान बनाएं, ये नहीं हो सकता है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसके लिए हम मिनिस्टर से भी बात करें और उनको हम डायरेक्टली सो कॉज नोटिस भी भेजेंगे कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं कर सके। आप उर्दू ज़ुबान की तरक्की के लिए जो है मुल्की पैमाने पर जो है कदम उठा रहे हैं, तो क्या लगता है इस मंसूबे से और इस तरह के जो तजवीज़ है उससे कितना धचका पहुंचेगा, कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, ये बात नहीं है, कुछ बात है जो बेसिक प्रिंसिपल्स पर है कि जो ज़बान को कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने हिंदुस्तानी ज़बान में शामिल किया है, उसको कैसे हम उसको गैर मुल्की ज़बान में शामिल होने दे सकते हैं। अगर ये होता है पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो दूसरी यूनिवर्सिटी भी अगर उसको करेंगे कि मैं इसको भी गैर मुल्की ज़बान में उर्दू को शामिल कर रहा हूँ, जो कि नहीं हो सकता है। उर्दू जैसे मैंने कहा कि यहाँ जन्मी है, ये बात वाइस चांसलर को और बाकी लोगों को समझना होगा। और इसके लिए हम अभी मिनिस्ट्री की तरफ से सारे यूनिवर्सिटी में भी एक डायरेक्टिव जो NCPUL की तरफ से भेजने जा रहे हैं कि उर्दू को आप इस तरह से अपने डिपार्टमेंट में सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, बल्कि आप उसको बेदारी मुहिम भी चलाइए, क्योंकि हिंदुस्तानी ज़बान को प्रमोट करने की जिम्मेदारी जो है हर हिंदुस्तानी की है। मैं तो ये बोलता हूँ कि अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाइए भी, और उर्दू पढ़ाने के साथ साथ में उनको उर्दू से जोड़े रखिए, क्योंकि उर्दू से जोड़े रहेंगे तो हिंदुस्तानी तहज़ीब और कल्चर को उनको मालूम होगा और उर्दू का क्या रोल है उनको बताने की ज़रूरत है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान के नायब चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अख्तर, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के उर्दू के ताल्लुक से जो गैर मुल्की करार दिए जाने की जो तजवीज़ है, मनसूबा है, उस पर सख्त जो है नाराज़गी का इजहार कर रहे थे। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम इस ताल्लुक से वज़ारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल को मकतूब रवाना करेंगे और इससे जो है इस रोकथाम के लिए जो है कोशिश करेंगे। कैमरामैन संत के साथ नौशाद आलम, न्यूज़ 18